नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपने एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन करते हैं और ये 40 क्वेश्चन उस प्रकार के होते हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने जितने भी पीछे प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वे सभी प्रैक्टिस सेट आपके रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण यह है देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राज्य लोक सेवा अधिकरण की जो स्थापना की गई थी 2004 में की गई थी नैनीताल में। ठीक है, बाद में 2013 में दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्तमान में दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा अधिकरण 2004 में बना था नैनीताल में और 2013 में दोस्तों इसे देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। देखिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला चंद वंश का पहला राजा था ज्ञानचंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जब ज्ञानचंद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से मिलता है तो फिरोज शाह तुगलक इस ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देता है और इसका नाम हो जाता है दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन थे। देखिए, बत्ती गुल मीटर चालू इस फिल्म के निर्देशक थे ऑप्शन डी श्री नारायण सिंह। ठीक है, तो श्री नारायण सिंह बत्ती गुल मीटर चालू के निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। देखिए, कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी, ठीक है, कार्तिकेयपुर, तो ये किस में वर्णित थी, तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर जो कि जोशीमठ के पास में आता है और इस राजधानी का उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है ये आपका ललित सुरदेव का ताम्रपत्र है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव का है और इस अभिलेख में ही ललित सुरदेव को काली कलंक पग में मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, बागेश्वर शिलालेख और बैजनाथ शिलालेख ये दोनों दोस्तों भूदेव के हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में है दोस्तों आपका राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं हल्द्वानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक साइड में परियोजना दी है, दूसरी साइड में नदियां। देखिए, जो पहली खटीमा परियोजना है तो ये शारदा नदी पर है, शारदा मतलब काली नदी पर। ठीक है, चीला यह गंगा पर स्थित है, छिब्रो यह दोस्तों टोंस पर है और ढालीपुर ये यमुना पर है। ढालीपुर और ढकरानी ये दोनों दोस्तों यमुना पर आती हैं। ठीक है, इचारी छिब्रो ये टोंस पर आती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है यह दोस्तों लघु हिमालय और महान हिमालय को पृथक करती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड के क्षेत्र को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर आता है दोस्तों ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र और ग्रेट हिमालय या फिर वृत हिमालय क्षेत्र को जो अलग करता है तो वह सच्चर जोन या फिर हिंज लाइन अलग करता है। मतलब ट्रांस हिमालय और वृत हिमालय के मध्य में जो रेखा है उसे सच्चर जोन या फिर हिंज लाइन कहते हैं। ठीक है, जो वृत हिमालय है, इस वृत हिमालय में दोस्तों ग्लेशियर पाए जाते हैं और सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी होती हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कि ग्रेट हिमालय और लघु मध्य हिमालय के मध्य जो रेखा है तो उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फिर केंद्रीय भ्रंश रेखा कहते हैं। उत्तराखंड का पामीर दुधातोली श्रेणी को कहते हैं और उत्तराखंड का पामीर दुधातोली श्रेणी ये लघु या मध्य हिमालय में ही आता है। ठीक है, लघु मध्य हिमालय और दून द्वार क्षेत्रों के मध्य फ्रेंड्स मेन बाउंड्री फोल्ट या फिर मुख्य सीमांत रेखा पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों दून द्वार क्षेत्र के बाद में शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र ये हिमालय का सबसे नवीन
भाग माना जाता है। फिर उसके बाद में आता है भाबर क्षेत्र, और 7वां क्षेत्र आता है दोस्तों तराई, और 8वां आता है दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन सी लाइन किस क्षेत्र को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, तो सबसे कम हमें बतानी है, तो सबसे कम जो आएगी तो वह हरिद्वार की आएगी, फिर उसके बाद में उत्तरकाशी की, फिर टिहरी की, फिर बागेश्वर की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, और वैसे सबसे कम जो साक्षरता है तो वह हमारे उधम सिंह नगर की है। देखिए, राज्य में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, उसके बाद चमोली, नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़ है। तो ये 4 जिले हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, दूधातोली शिखर ये गढ़वाल जनपद में पड़ता है। ठीक है, भागीरथी नदी टिहरी बांध, मतलब जो भागीरथी नदी है उस पर टिहरी बांध बना है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल में आता है, सही बात है। और जो रूपकुंड है ये बागेश्वर में नहीं, ये दोस्तों आपका है चमोली में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कि रूपकुंड जो है यह चमोली में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर से आपकी भिलंगरा नदी का उद्गम होता है और ये टिहरी में आता है। ठीक है, भागीरथी नदी पर ही आपका टिहरी बांध बना है। दूधातोली श्रृंखला जो है तो ये दोस्तों आपकी गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा आती है। वैसे ये अल्मोड़ा में भी आती है, क्योंकि अल्मोड़ा, पौड़ी और दोस्तों चमोली में ये दूधातोली श्रृंखला आती है, और दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम हुआ है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दूधातोली श्रृंखला ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो कि अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में फैली है। इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। दूधातोली श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार नदियों का उद्गम हुआ है। तो 5 नदियों का उद्गम हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला की तलहटी में दोस्तों दुग्धताल स्थित है, और दूधातोली क्षेत्र के पास ही कोदिया बगड़ स्थित है, और इस कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो देखिए, सर्वोच्च शिखर की बात हुई है, तो सर्वोच्च शिखर की हम बात करें तो पंचाचूली की ऊंचाई जो आती है तो वह 6904 आती है। ठीक है, नंदाकोट, हारदोल, ठीक है, जो नंदाकोट है इसकी ऊंचाई आती है दोस्तों आपकी 68-61, और हारदोल की आती है 71-51। ठीक है, तो हारदोल की ऊंचाई है 71-51, नंदाकोट की है दोस्तों 68-61। ठीक है, पंचाचोली की 6904। ठीक है, 6904। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें पूछा है कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वह आपका हारदोल हो जाएगा। और हारदोल जो पर्वत है यह कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे ऊंचा पर्वत भी आता है, और यह पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जो प्रतिशत में रहती है तो वह उधम सिंह नगर में रहती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों जनसंख्या के रूप में भी उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा आती है। तो उधम सिंह नगर में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं और 5 दोस्तों लोकसभा से। राज्यसभा से जो 3 चुने जाते हैं तो वर्तमान में एक कल्पना सैनी है, दूसरे महेंद्र भट्ट और तीसरे दोस्तों नरेश बंसल। ठीक है, तो ये तीनों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो कल्पना सैनी है तो ये कल्पना सैनी दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य हैं। पहली महिला राज्यसभा सदस्य आती है मनोरमा शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश ये दोस्तों लेखक हैं। ठीक है, कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी हैं। DN वाडिया ये दोस्तों भूगर्भवेत्ता हैं। ठीक है, एकता बिष्ट ये दोस्तों आपकी क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसमें सब जो गलत रहेगा तो वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि DN वाडिया ये भूगर्भवेत्ता हैं। DN वाडिया के द्वारा 1968 में दिल्ली में
वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और बाद में 1976 में इसका मुख्यालय देहरादून लाया गया। हरिदत्त भट्ट शैलेश ये लेखक हैं, ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश का जन्म दिवस पर 19 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड साहित्य दिवस भी मनाया जाता है और इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों और गाड़ों से हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कालू मेहरा ये चंपावत के बिसुम गांव के रहने वाले हैं और इनके द्वारा दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। देखिए उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का जो प्रतिशत है वर्तमान में तो वह 50% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पंचायत राज में भी 50% और दोस्तों वन पंचायतों में भी 50% आता है, ठीक है। पहले ये 33% था। 12 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा दोस्तों इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम ये 2005 में आया था, ठीक है। और इसी के तहत राज्य महिला आयोग भी बनाया गया और इसका मुख्यालय सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में पहली जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो वह दोस्तों संतोष चौहान थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय जो स्थापित किया गया था तो वह जून 2006 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 30 जून 2006 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय खोला गया था देहरादून में, ठीक है। और इस समय दोस्तों उर्जित पटेल क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। और मई 2006 में दोस्तों इसकी पहली बैठक भी होती है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था, 1934 का एक्ट। किस कमीशन के द्वारा, तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई कोलकाता में। 1937 में दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में दोस्तों यह मुंबई में है, इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओर्स वॉन स्मिथ थे जबकि प्रथम भारतीय सर सीडी देशमुख थे, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर हैं तो वह संजय महलोत्रा हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों आरबीआई के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए जो CBRI है तो यह रुड़की में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय नैनीताल में, फूलों की घाटी चमोली में और जो भैरव घाटी है ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 1947 में रुड़की में की गई थी और भैरव घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। भैरव घाटी में जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है कि उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी को बसाया। तो देखिए आलमनगर ये चंद वंश की राजधानी थी। चंद वंश की पहली राजधानी जो थी तो वह चंपावत थी और चंपावत के बाद में दोस्तों आलमनगर अल्मोड़ा को राजधानी बनाया जाता है बालो कल्याण चंद के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और कब लाया गया यहाँ पर, तो दोस्तों 1563 में, ठीक है। देखिए प्रयास जो किया था तो वह आपका भीष्मचंद के द्वारा किया गया था, तो वह अपने प्रयास में असफल रहा, पर उसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद उसके द्वारा दोस्तों अपनी राजधानी को चेंज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो श्रीनगर को राजधानी जो बनाया था तो वह अजयपाल के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और कब बनाया, तो 1517 ईस्वी में, ठीक है। देखिए पवार वंश की पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ी जो कि कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में बनाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 1512 ईस्वी में दुगड्डा को राजधानी बनाया, देवलगढ़ को राजधानी बनाया जाता है अजयपाल के द्वारा। अजयपाल पवार वंश का 37वां राजा था, यह भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए पहली राजधानी
चांदपुर गढ़ी, फिर उसके बाद में देवलगढ़ और फिर उसके बाद में श्रीनगर को राजधानी बनाया गया। फिर बाद में दोस्तों टिहरी को राजधानी भी बनाया जाता है। ठीक है, आता है उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो देखिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा अपनी सीमा बनाने के लिए जो युद्ध रहते थे तो वह थी पश्चिमी रामगंगा नदी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा ये आपकी रुद्रतोली श्रृंखला से निकलती है जिसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। देखिए किरात वंश आता है, खस वंश आता है और जाड़ भोटिया भी आते हैं, पर जो संथाल है ये आपका झारखंड में आता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए यूकेडी, ठीक है, यूकेडी की जो स्थापना हुई थी तो वह 25 जुलाई 1979 को हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और कहां पर की गई थी तो मसूरी में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसकी क्या मांग थी या फिर इसे जो गठित करने का उद्देश्य था तो ये था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य गठित किया जाए। इसी उद्देश्य से दोस्तों देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में यूकेडी की स्थापना की गई थी मसूरी में। और कब की गई तो 25 जुलाई 1979 को। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य त्रिवेंद्र पवार के द्वारा 1987 में संसद में पत्र बम फेंका गया था। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। देखिए यूकेडी के द्वारा 1989 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार को। देखिए उस समय तो मतलब 1989 में तो उत्तराखंड नहीं था पर यूपी की यह राजधानी बनता। ठीक है, तो 1989 में जब प्रस्ताव दिया गया था तो वह देवीदत्त पंत और विपिन त्रिपाठी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाद में 1992 में यूकेडी के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके गैरसैंण का जो नाम रखा गया था तो वह चंद्रपुर रखा गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखिए उत्तराखंड में मतीपुर मंडावर ये स्थित नहीं है। लाखा मंडल जोनसार और दोस्तों हरिपुर ये तीनों क्षेत्र आते हैं। लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या आता है तो दोस्तों मण आता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। जो मतीपुर मंडावर है ये आपका सहारनपुर क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख जो है तो वह कालसी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो कालसी अभिलेख इसकी जो खोज की गई थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो अशोक ने इस शिलालेख को बनवाया था तो वह 257 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। कालसी में यमुना और टोन्स का संगम होता है। ठीक है, अशोक ने दोस्तों इस शिलालेख को जो बनवाने का कारण बताया तो ये बताया था कि अपनी उत्तरी सीमा को निर्धारित करने के लिए इस शिलालेख को बनवाया गया। ठीक है, और उसमें ये बोला गया है कि समस्त जनता को उनकी चिकित्सा व्यवस्था और पशु पक्षियों की चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंधन किया गया है। ठीक है, और उसमें दोस्तों एक हाथी चित्र का भी उल्लेख किया गया है और उसमें हाथी को किस नाम से पुकारा गया तो गजतबे नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है अशोक शिलालेख के बारे में। और इसमें 5 दोस्तों यूनानी राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस शिलालेख में दोस्तों कालसी क्षेत्र को पुलिंद कहा गया। ठीक है, अपरांत कहा गया और वहां के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। ठीक है, और इसकी लिपि जो आती है तो वह ब्राह्मी लिपि आती है। ठीक है, और भाषा कौन सी आती है प्राकृत। ठीक है, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा खोज की गई थी। और लाखा मंडल में भी दोस्तों एक शिलालेख आता है जो कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। और राजकुमारी ईश्वरा ये दोस्तों यदुवंश की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 186,292। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए 2011 में जो उत्तराखंड की जनगणना हुई थी तो यह देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है तो वह देश में 20वें स्थान पर है। ठीक है, और उत्तराखंड का जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह 179 है, 189 है। ठीक है, और
जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वें स्थान पर है देश में। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करिएगा। राज्य में सर्वाधिक जो जनघनत्व है तो वह हरिद्वार का है 801 और सबसे कम है दोस्तों उत्तरकाशी का 41। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की 10 के वृद्धि दर जो है तो वह 18.81% है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड देश में 18वें स्थान पर है। लिंग अनुपात की बात करें हम तो लिंग अनुपात है 943 और लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड दोस्तों 13वें स्थान पर है। ठीक है, और हमारे देश का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह 943 है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। बात कर लेंगे हम दोस्तों राज्य की साक्षरता दर की, तो राज्य की साक्षरता दर है 78.82%। ठीक है, और जो पूरे देश की साक्षरता दर है तो वह 73% है। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 17वें स्थान पर है। वहीं पुरुष साक्षरता के मामले में 13वें स्थान पर और दोस्तों महिला साक्षरता के मामले में 20वें स्थान पर है। तो दोस्तों हमने जनगणना को भी शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया है, जो कि ये बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड का पहला जो वित्त आयोग था तो इसके अध्यक्ष थे आर.के. धर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वर्तमान में दोस्तों आपका 5वां वित्त आयोग चल रहा है और इंदु कुमार पांडे दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। छठा वित्त आयोग भी दोस्तों गठित हो चुका है और छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वह आपके आर रविशंकर बनाए गए हैं, एन रविशंकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहां पर लिखा है दोस्तों आर एस टोलिया, तो आर एस टोलिया ये पहले सूचना आयुक्त थे उत्तराखंड के और वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है तो राधा रतूड़ी। ठीक है, और राज्य में महिला सूचना आयुक्त बनने वाली जो पहली महिला है तो वह दोस्तों आपकी राधा रतूड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत की शिखर तल से 6904 मीटर ऊंचाई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 71-20 किसकी आती है तो त्रिशूल की आती है। 71-40 किसकी आती है बद्रीनाथ की। 71-38 किसकी आती है तो दोस्तों चौखंबा की। ठीक है, अगर यहाँ पर होता 77-56 तो 77-56 जो होती है तो वह दोस्तों कामेट पर्वत की है। ठीक है, जो कि चमोली का उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? देखिए पाटली दून और कोटा दून ये दो जो दून आते हैं तो ये आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो पद्मश्री की हम बात करें तो ये दोस्तों के.पी. नौटियाल को प्राप्त नहीं हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पुष्पेश पंत, शेखर पाठक और अनिल प्रकाश जोशी इन तीनों को प्राप्त हो चुका है। देखिए के.पी. नौटियाल के द्वारा जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इनके द्वारा 1960 में ठीक है गोविषाण का उत्खनन किया गया था। ठीक है, गोविषाण किसका प्राचीन नाम है तो दोस्तों काशीपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री दिया गया और 2020 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा देहरादून में हिस्को की स्थापना की गई थी 1979 में। ठीक है, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा ही दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो अनिल प्रकाश जोशी के बारे में आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 2006 में पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण और 1979 में इनके द्वारा दोस्तों हिस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर इनके द्वारा दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि चेतू तथा मालकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चेतू और मालकू के ये जो दो चित्रकार थे तो इन्हें सुदर्शन शाह के द्वारा अपने दरबार में आश्रय दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये चेतू और मालकू ये दोस्तों मौलाराम के शिष्य थे। जो चेतू है, चेतू का दोस्तों 13 चित्रों की रुक्मणी हिरण चित्रमाला को बनारस में रखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो मालकू है, मालकू ने दोस्तों गीत गोविंद का चित्रण किया है और गीत मालकू के द्वारा ही दोस्तों आंख मिचोली का भी प्रसिद्ध रंगीन चित्र बनाया गया। तो आंख मिचोली और गीत गोविंद किसका चित्र है? मालकू का। और रुक्मणी हिरण किसका है? तो दोस्तों मालकू का। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि मणिराम बैरागी कौन थे? तो मणिराम बैरागी ये दोस्तों चेतू के शिष्य थे।
ठीक है, इस बात को भी नोट करिएगा आप। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में, और इस डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1903 में हुई थी। ठीक है, हैप्पी वैली क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1904 में हुई थी, मसूरी में। ठीक है, जो हैप्पी क्लब था इसकी स्थापना जीबी पंत के द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। देखिए, डिबेटिंग क्लब की हम बात कर लें तो 1870 में विलियम म्योर के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वह बुद्धि बल्लभ पंत थे, जबकि इसके संरक्षक थे भीमसेन। ठीक है, भीमसेन संरक्षक थे। अगला प्रश्न है कि वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है यह फ्रैंक स्माइथ के द्वारा लिखी गई थी 1938 में। ठीक है, 1938 में दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया था। वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ ये दो व्यक्ति थे, ये कामेट पर्वत की चढ़ाई के लिए जाते हैं, और जब कामेट पर्वत से ये लौटते हैं तो लौटते समय इन्हें फूलों की घाटी पर निगाह पड़ती है, और फिर 1931 में दोस्तों इसकी खोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आपको अभी बताई मैंने कि वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक 1938 में लिखी गई, इसका प्रकाशन जो हुआ था तो वह भारत की आज़ादी के समय 1947 में हुआ था। 1939 में दोस्तों फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक भी आती है, जो पैर फिसलने के कारण वहीं पर मर जाती हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक आती है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, देखिए एक और पुस्तक आती है आपकी वैली ऑफ दून, जो कि ए.आर. गिल की पुस्तक है। इस ए.आर. गिल की पुस्तक में खुड़बड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बनेगा कि खुड़बड़ा युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलती है। वैली ऑफ दून पुस्तक किसकी है, तो ए.आर. गिल की है। अगला प्रश्न है कि पोंटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़वाल नरेश फतेह शाह और के मध्य हुआ। तो देखिए, जो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था पोंटा हिमाचल प्रदेश में, तो वह गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 18 सितंबर 1688 में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेगा कि 1688 में भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो टिहरी बांध परियोजना, पहले तो आपको याद रखना है कि टिहरी बांध जो था ये आपका भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। कहां पर, तो टिहरी में। ठीक है, तो ये टिहरी बांध का जो पहला यूनिट कंप्लीट हुआ तो वह 30 जुलाई 2006 को कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा। और 1000 दोस्तों इसकी क्षमता थी इस समय, जब मतलब 1000 यूनिट को जो कंप्लीट किया था तो वह 30 जुलाई 2006 को कंप्लीट किया, याद रखिएगा। टिहरी बांध के बारे में हम जान लें तो टिहरी बांध को बनाने की जो स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा दी गई तो वह 1972 में दी गई थी। ठीक है, और ये दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई आती है 260.5 मीटर। ठीक है, और फ्रेंड्स इस बांध को बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा जो शुरू किया गया तो वह 1978 में शुरू किया गया था। और क्या होता है कि ये 10 साल तो कार्य करता है 1988 तक, पर इन 10 सालों में दोस्तों इसका ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि THDC का गठन किया जाता है। ठीक है, कब, 1988 में ही। तो THDC की फुल फॉर्म क्या है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और फिर क्या होगा कि 1989 में ये अपना कार्य शुरू कर देता है। मतलब THDC ने टिहरी बांध का कार्य कब शुरू किया, तो 1989 में शुरू किया था, और बना कब, 1988 में। 14 जुलाई 1988 को ऋषिकेश में, मतलब ऋषिकेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध जलाशय का कितना क्षेत्रफल है, तो 42 वर्ग किलोमीटर है, और इसका नाम जो है तो वह दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर भी आता है। ठीक है, और टिहरी बांध से हमें रॉयल्टी के रूप में कितनी % बिजली प्राप्त होती है, तो 12% बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया, तो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। ठीक है, और जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रगांव की संज्ञा भी दी गई है, ये बात भी आपको नोट करनी है। टिहरी बांध की जो कुल क्षमता है तो वह 2400 मेगावाट है। ठीक है,
टिहरी बांध को बनाने का सर्वप्रथम जो विरोध किया गया तो वह कमलेंदु मतीसा के द्वारा किया गया था, और बाद में दोस्तों 1979 में वीरेंद्र सकलानी के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बने कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ, तो 1978 में हुआ था, जब यूपी सिंचाई विभाग ने अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, और इस टिहरी बांध समिति के जो अध्यक्ष थे तो वह विद्यासागर नोटियाल थे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों आपकी टिहरी बांध को लेकर जो कि आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो प्रजाबंधु समाचार पत्र ये दोस्तों जयदेव वेला के द्वारा निकाला गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रजाबंधु एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1947 में रानीखेत से जयदत्त वेला के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये हिंदी का समाचार पत्र था। गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कृपाराम मिश्र के द्वारा 1928 में किया गया था। ठीक है, तो 1928 में आता है आपका गणदेश समाचार पत्र जो कि कृपाराम मिश्र के द्वारा शुरू किया गया था कोटद्वार से। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो जागेश्वर धाम ये दोस्तों जाट गंगा या फिर जटा गंगा के तट पर स्थित है, और जागेश्वर धाम को दोस्तों उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। देखिए, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर जो आता है तो वह महामृत्युंजय आता है, और सबसे बड़ा जो आता है तो वह दीनदेश्वर आता है। ठीक है, और जागेश्वर मंदिर कमेटी का जो गठन हुआ तो वह 1914 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था, तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जीबी पंत के द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। रोलेक्ट एक्ट को दोस्तों काला कानून कहा जाता था। नए वकील, नए दलील, नए अपील के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की जो स्थापना की गई थी तो वह 1939 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों टनकपुर में आता है। ठीक है, काठगोदाम में आता है, और कहां पर आता है तो दोस्तों रामनगर में। ठीक है, तो कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड का मुख्यालय रामनगर काठगोदाम में है। ठीक है, और गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना की गई 1941 में, इसका मुख्यालय दोस्तों कोटद्वार में है। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1944 में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी दोस्तों कोटद्वार में आता है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई। तो ये परिवहन से संबंधित दोस्तों कुछ बातें हैं, आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है कि खसकुरा भाषा का संबंध है, तो खसकुरा जो भाषा है तो ये दोस्तों आपकी गोरखाली भाषा से संबंधित है। गोरखाली भाषा ये गोरखों की भाषा थी। अगला प्रश्न है कि देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है, तो देखिए देहरादून में 4 सिद्धपीठ आते हैं। ठीक है, और उन 4 सिद्धपीठों में लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और दोस्तों कालू सिद्ध आता है। तो इनमें शामिल कौन सा नहीं है, तो भैरव सिद्ध शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कंडाली या फिर किरजी कुंभ उत्सव जो मनाया जाता है तो वह 12 वर्षों के बाद पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 12 वर्षों के बाद मनाए जाने वाला जो उत्सव है तो वह कंडाली या फिर किरजी उत्सव है जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। निम्न में से कौन से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं, तो देखिए होंगड़, डलिया और गोटरे ये तीनों बोक्सा जनजाति के ही त्योहार हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, बोक्सा जनजाति ये दोस्तों उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना है। देहरादून उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर ये निवास करती है। ठीक है, और इनके निवास स्थान को रत्तियोड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि मुचकुंद गुफा राज्य में कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट करके अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, वह सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम दोस्तों अपने करंट अफेयर्स को लगातार कर रहे हैं। हम कंप्यूटर जीके
को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, और जो PDF होती है तो वह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।